बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर IFRS 15 में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है अनइंस्टॉल्ड मटेरियल के नाम से। देखिए इस कॉन्सेप्ट में है क्या। मिसाल के तौर पर मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर एक मकान बना के दे रहा हूँ मैं किसी को, या मैं किसी को मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग बना के दे रहा हूँ, और उस बिल्डिंग को बनाने में मैंने ठेका लिया हुआ है कि जी मैं 5 करोड़ रुपए में आपको बिल्डिंग बना के दे दूंगा। और उस बिल्डिंग में सर मैंने मिसाल के तौर पर एलिवेटर्स फिट करने हैं। अब एलिवेटर्स फिट करने हैं, लेकिन मैं एलिवेटर्स पहले से ला के मैंने रख दिए हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब मैंने कॉस्ट इनकर कर दिया। अब सीधी सी बात है सर, अगर मैं इस एलिवेटर को ला के देखूं, ये एलिवेटर कॉस्ट का बड़ा पार्ट है। अगर मैं सर इसकी कॉस्ट को कॉस्ट इनकट में डाल दूं, तो सर ये मेरी बिला वजह स्टेज ऑफ कंप्लीशन को ऊपर ले जाएगा। मिसाल के तौर पे सर ये मैंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया पड़े हुए, लेकिन चूंकि मेरी जेब से खर्च हो गया, कॉस्ट इनकर हो गई है, और हम आमतौर पर स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिटरमिन करते हैं कॉस्ट इनकर डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट पे। तो चूंकि कॉस्ट इनकर हो चुकी है, तो सर होगा ये कि खामखा मेरा जो है वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन बढ़ जाएगा, ठीक है जी। अतः के मतलब मेन चीज वो सर्विस है, वो इंटीग्रेशन सर्विस है, जो मैं इन सारी चीजों को मिला के पूरा मकान बना के दूंगा। तो खामखा सर ये एलिवेटर की कॉस्ट जो कि बड़ी कॉस्ट होगी, ये हमारी जो है वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन को ड्रैग अप कर देगी, ठीक है जी। इस केस में क्या करना चाहिए, आए जरा उसका हल देखते हैं छोटे सवाल की सूरत में। ये कह रहे जनाब, इन नवंबर 2002 एन एंटिटी कॉन्ट्रैक्ट्स विद अ कस्टमर to refurbish a 3-story building and install new elevators for a total consideration of 5 million। देखिए हमारा मेन काम क्या है। हमारा मेन काम इसमें एक तो रिफर्बिश करके देनी है चीज, यानी रिन्यू करके देनी है, रीडेवलप करनी है, और फिर हमने उसमें न्यू एलिवेटर्स लगाने, ठीक है जी। 5 मिलियन की टोटल कंसिडरेशन है। द प्रॉमिस रिफर्बिशमेंट सर्विस इज इंक्लूडिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ सर्विस एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ऑब्वियस सी बात है कि सर हमने जो ठेका लिया हुआ है वो एक इंटीग्रेशन सर्विस का लिया हुआ है कि यार हम तुम्हें सब कुछ सही करके दे देंगे एलिवेटर लगा के उसके अंदर, ठीक है। तो हमारे एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, क्योंकि एंटिटी इज परफॉर्मिंग अ सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विस, ठीक है जी। अच्छा, द टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज 4 मिलियन इंक्लूडिंग 1.5 मिलियन फॉर द एलिवेटर्स। इसका मतलब है भाई मेरे पास जो 4 मिलियन की कॉस्ट है इसके दो हिस्से। 1.5 मिलियन मेरे पास एलिवेटर्स के लिए है, ठीक है जी, और मेरे पास है 2.5 मिलियन बाकी की सर्विसेज के लिए, ठीक है जी। गुड्स एंड सर्विसेज, बाकी का मटेरियल, बाकी का लेबर सब इसमें आ जाएगा, ठीक है जी। अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब ये कह रहे जनाब, द एंटिटी डिटरमिन्स दैट इट एक्ट्स एज एन एजेंट, सॉरी एज अ प्रिंसिपल, बिकॉज इट ऑब्टेन्स एलिवेटर्स कंट्रोल बिफोर दे आर ट्रांसफर टू द कस्टमर्स। यानी सर मैं एलिवेटर खरीदूंगा पहले मार्केट से, वो मेरे हो जाएंगे, और फिर मैं कस्टमर को ट्रांसफर करूंगा, ठीक है जी। इसका मतलब है मैं एलिवेटर अरेंज करके नहीं दे रहा हूं, मैं एलिवेटर बेच रहा हूं, टेक्निकली इस प्रोजेक्ट में लगा रहा हूं, पहले खुद ले रहा हूं, कंट्रोल मेरे पास आ रहा है, देन मैं उसको आगे बेच रहा हूं, ठीक है। देन मैं आगे उसको इस्तेमाल करूंगा। अगेन याद रखिए, इससे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दो नहीं हो जाएंगी कि मैं सर्विस दे रहा हूं और मैं जो है वो एलिवेटर बेच रहा हूं, नहीं। मैंने उस बंदे को कहा मैं आपको एक रिफर्बिश्ड मकान दूंगा, दैट इंक्लूड्स एलिवेटर एंड इंटीग्रेशन सर्विस, ठीक है जी। 5 मिलियन की कॉस्ट है, ये एक्सपेक्टेड एलिवेटर्स की कॉस्ट है, ये अदर्स कॉस्ट है। द एंटिटी यूजेस इनपुट मेथड, यानी कॉस्ट इनकर डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट, ठीक है जी, टू मेजर द प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंप्लीशन। द कस्टमर ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ एलिवेटर्स व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू द साइट इन December 2002। सीधी सी बात है सर, कस्टमर की जमीन पे ये बिल्डिंग बन रही होगी, तो हमने एलिवेटर लाके कस्टमर के गेट पे रख दिए, हमने उसकी उसकी जो है वो प्रेमिसेस पे रख दिए। अपेरेंटली हमने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया, लेकिन ये हमें स्टैंडर्ड मना नहीं करा कि हम इसका रेवेन्यू बुक नहीं करना। स्टैंडर्ड मना करेगा आपको स्टेज ऑफ कंप्लीशन तरीके से बुक करो, ठीक है जी। ऑल्दो द एलिवेटर विल नॉट बी इंस्टॉल्ड अंटिल जून, तो ये एलिवेटर इंस्टॉल नहीं हो पाएंगे जून तक, ठीक है जी। दिसंबर पे आ चुके हैं, कंट्रोल ट्रांसफर हो चुका है, जून पे जो है ना वो लगेंगे। द कॉस्ट टू प्रोक्योर एलिवेटर इज 1.5 मिलियन and are significant in relation to the total expected cost to completely satisfy the performance obligation, 4 million. The entity is not involved in designing or manufacturing the elevators। हम ये डिजाइन और मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं एलिवेटर्स, हमने मार्केट से खरीदा और ला के दे दिया। इसका मतलब ये कि सर हमने कभी भी इसको सेपरेट प्रोडक्ट हमने मार्केट में खुद नहीं बेचा, ठीक है जी। एज ऑफ 31 दिसंबर 2002 the entity observed cost incurred are 5 लाख एक्सक्लूडिंग एलिवेटर्स। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर, देखिए स्टैंडर्ड आपसे क्या चाह रहा है, मैं आपको बता रहा हूं जनाब, पहले गलत ट्रीटमेंट, ठीक है।
मैं आपके सामने रख रहा हूं एक गलत ट्रीटमेंट। गलत ट्रीटमेंट ये है कि मैं आपसे कहूं जी रेवेन्यू है मेरे पास 5 मिलियन, कॉस्ट टू डेट ये है मेरे पास 2 मिलियन। क्यों 2 मिलियन? क्यों 1.5 मिलियन के एलिवेटर्स ले लिए, 5 लाख रुपए और खर्चा कर दिए। फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट 2 मिलियन। अपेरेंटली कॉन्ट्रैक्ट इज 50% कंप्लीट, ऐसा। और मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट पे ओवरऑल प्रॉफिट कितना आएगा? 1 मिलियन में। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये गलत ट्रीटमेंट है, अल्लाह के वास्ते इसको फॉलो नहीं कीजिएगा, ठीक है जी। सर मेरे पास स्टेज ऑफ कंप्लीशन सर 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 4 मिलियन, दिस वुड बी 50%, ठीक है। अब बताएं 50% के हिसाब से अगर मैं पीएनएल बनाने जाऊं, अगर मैं पीएनएल बनाने जाऊं तो मेरे पास सर रेवेन्यू आएगा कितना जी? 50% ऑफ 5 मिलियन, दिस इज 2.5 मिलियन। सर मेरे पास 4 मिलियन का 50% कॉस्ट कितना जी? 2 मिलियन। मेरे पास सर 50% ऑफ 1 मिलियन 5 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा। सर स्टैंडर्ड कहता है ये ट्रीटमेंट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर आपने एलिवेटर्स अभी ला के रखे हैं, इंस्टॉल नहीं किए हैं, वो एक बड़ी कॉस्ट का पार्ट है। कंट्रोल तो ट्रांसफर हो गया कस्टमर के पास, लेकिन बिला वजह स्टेज ऑफ कंप्लीशन इतनी बड़ी भी नजर आ रही है, ये सही नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि आपका मेन काम एलिवेटर्स खरीदने के अलावा इंटीग्रेशन सर्विस था, आपने अभी तक उसमें बहुत थोड़ा सा काम किया, तो फिर इसका सही ट्रीटमेंट क्या होगा सर? पहले बेटा जरा ये नीचे वाले हिस्से को ना मैं तो बहुत दूर छोड़कर आ जाऊं। अब आए जरा सर इसका सही ट्रीटमेंट हम देखते हैं। इसका सही ट्रीटमेंट यह था सर कि मैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करूं एलिवेटर्स को इग्नोर करके, एज इफ मैं ये अज्यूम करूं कि एलिवेटर की जितनी कॉस्ट है ये इतने का ही रेवेन्यू जनरेट करके देगा, ठीक है। मैंने एलिवेटर बेच दिया ना, मैं रेवेन्यू बुक करने में तो मना नहीं कर रहा, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। स्टैंडर्ड कहता है अज्यूम करो एलिवेटर ने 1.5 मिलियन का आपने खरीदा, 1.5 मिलियन ही का रेवेन्यू जनरेट करना है। 1.5 मिलियन का आपने खरीदा, 1.5 मिलियन का ही रेवेन्यू जनरेट करना है, तो उसकी कॉस्ट और रेवेन्यू को बिल्कुल अलग कर लो। अब बताओ मेरे पास अदर रेवेन्यू कितना है? अदर रेवेन्यू कितना है अदर देन एलिवेटर? अदर देन एलिवेटर रेवेन्यू कितना है सर मेरे पास? सर मेरे पास 1.5 मिलियन 5 में से निकालो जरा 1.5 मिलियन कितना? मेरे पास सर 3.5 मिलियन का आ जाएगा रेवेन्यू। कॉस्ट टू डेट अदर देन एलिवेटर्स, अदर देन एलिवेटर्स, अदर देन एलिवेटर्स फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट। मुझे बताएं सर मेरे पास कितने प्रॉफिट सर? अब निकालें स्टेज ऑफ कंप्लीशन अदर देन एलिवेटर्स, 5 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 मिलियन। बताएं सर मेरे पास क्या परसेंटेज आती है? सर ये मेरे पास आती है 20%। स्टैंडर्ड कहता है भैया आप एक काम करें, आप पीएनएल बनाने जाएं, आप पीएनएल ऐसे बनाएं, अदर्स एलिवेटर्स, आप बुक करें रेवेन्यू 20% के हिसाब से अदर देन एलिवेटर्स रेवेन्यू कितना आता है? जी सर 20% ऑफ 3.5 लाख है 7 लाख। आप अज्यूम करें आपने एलिवेटर 1.5 मिलियन में बेचे, आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? आपका टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 2.2 मिलियन। कॉस्ट चार्ज सर 20% ऑफ 2.5 लाख 5 लाख,
आप अज्यूम करें एलिवेटर की कॉस्ट भी 5 लाख है, अज्यूम क्या करें, तो हमें जेन्युइनली पता है। फिर जी टोटल 2 मिलियन। सर इस एक्टिविटी पे आपने 2 लाख कमाए, इस एक्टिविटी पे आपने कुछ नहीं कमाया क्योंकि आपका मेन ऑब्जेक्टिव एलिवेटर बेचना नहीं था। ठीक है जी। ऐसे जी सर तो आपको अपना रेवेन्यू बुक करना है एलिवेटर्स, नहीं आपने अज्यूम करना है कि एलिवेटर्स में जितने का खरीद रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट में उतने का ही बेच रहा हूं। ठीक है जी, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो सर बिला वजह आपका स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऊपर जाएगा। देखिए मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जब आपने एलिवेटर लाके क्लाइंट के प्रेमिसेस पे रख दिए, कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया, आपका राइट है कि आप रेवेन्यू बुक करो उसका, ठीक है ना। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है अज्यूम करो कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करने में काउंट नहीं होगा। क्यों ऐसे होगा? ये कि यार बहुत सारे लोग सारा सामान डे वन पे लाके रख देंगे और वो एकदम से रेवेन्यू को ऊपर ले जाएंगे, जबकि उनको मेन काम उसको इंटीग्रेट करके देना था, वो उन्होंने कुछ नहीं किया होगा। तो सर पहले से लेके चीजें रख देना और कस्टमर को उसका कंट्रोल दे देना विल नॉट रिजल्ट इन कंप्लीशन। ठीक है जी, ये कंप्लीशन नहीं है, कंप्लीशन आपने इंटीग्रेट करके देना है। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन सर कैलकुलेट करते हुए अगर कोई इतना बड़ा मटेरियल आपने खरीदा है कि जो आपने मार्केट से खरीद के 2 कस्टमर को दे दिया है, ट्रांसफर कर दिया, लेकिन अभी वो लगा नहीं है प्रोडक्ट के अंदर, अल्लाह के वास्ते उसको अलग करें, उसको रेवेन्यू से भी हटाएं, कॉस्ट से भी हटाएं। ये एज्यूम करें कि आप उसको उतनी ही अमाउंट का बेच रहे हो जितनी अमाउंट का वो खुद है, यानी उसकी कॉस्ट और रेवेन्यू को सेम करें। स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करते हैं उसको कंसिडर ना करें, स्टेज ऑफ कंप्लीशन नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करें। डन। अब आए जरा सर स्टैंडर्ड इस पे क्या कहता है ये देख लें। ये हमारे पास सर स्टैंडर्ड के अपेंडिक्स बी का पैरा 19 है। कर लोगे मैनेज मेरे बच्चों? पक्का? ये मेरी पीठ पीछे छुप रहा होगा, थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया ताकि आप देख सको। ठीक है, अब आ जाएंगे स्टैंडर्ड क्या कह रहा है। When the cost incurred is not proportionate to the entity's progress in satisfying the performance obligation, ठीक है जी, यानी हमने खर्चा किया और ये टेक्निकली मेरे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने का खर्चा नहीं है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए मैंने कोई वो नहीं किया, मतलब कोई काम नहीं किया, मैंने सिर्फ एक चीज खरीद के कस्टमर के प्रेमिसेस पर रख दी है। ये मेरी परफॉर्मेंस को इंडिकेट नहीं कर रहा कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस यानी स्टेज ऑफ कंप्लीशन से डिटरमिन की जाए। दिस इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू माई वर्क। ठीक है, इन दो सर्कमस्टांसेस बेस्ट डिपिक्शन ऑफ एंटिटीज परफॉर्मेंस मे बी टू एडजस्ट द इनपुट मेथड to recognize revenue only to the extent of that cost incurred. ठीक है जी, for example, a faithful depiction of an entity's performance might be to recognize revenue at an amount equal to the cost of a good used to satisfy the performance obligation of entity expects at the contract inceptions all of the following conditions. यानी वो ये कह रहे प्यारे भाई कि जब आप इस तरह की किसी चीज को एनकाउंटर करो, ठीक है जी, और आप ये सारी चीजें नीचे देखो जो कंडीशंस नीचे आ रही हैं, तो आप ये अज्यूम करो कि उस पर्टिकुलर चीज की रेवेन्यू का अमाउंट भी उतना ही है जितनी उसकी कॉस्ट का अमाउंट है। ठीक है जी, जितनी उसकी कॉस्ट का अमाउंट है, और अपना सर जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है वो कैलकुलेट करते हुए आप इनपुट में से उसको हटा दें। जी, द गुड इज डिस्टिंक्ट, क्या एलिवेटर्स डिस्टिंक्ट थे? यस सर। द कस्टमर इज एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन द कंट्रोल बिफोर रिसीविंग द सर्विस रिलेटेड टू इट। हाँ यही तो हुआ है, एलिवेटर तो लगाया ही नहीं हमने, उससे पहले ही सर हमने उसका कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया। द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसफर्ड गुड इज सिग्निफिकेंट in relation to total expected cost to complete the performance obligation। सीधी सी बात है सर, कोई 2-4 हजार रुपए के एलिवेटर नहीं थे, नहीं तो हम जाने देते, हम कहते स्टेज ऑफ कंप्लीशन कोई मटेरियल हिट नहीं हो रही है इससे। फिर द एंटिटी प्रोक्योर्स द गुड्स फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। ठीक है जी, ये हमने बनाया नहीं, प्रोड्यूस नहीं किया, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन हमने खरीदा एज अ प्रिंसिपल और आपको आगे सरेंडर किया। याद रखिएगा, when a cost incurred is not proportional to an entity's performance, the entity's progress in satisfying the performance obligation, in those circumstances the best possible thing depiction of entity's performance may be to adjust the input method to recognize revenue only to the extent of the cost incurred। यानी अब ये assume कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक क्वेश्चन हमारे सामने है, ये विंटर 2008 का क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का क्वेश्चन है। इसमें एग्जामिनर ने एक साथ एक ही सवाल में 6 कॉन्ट्रैक्ट्स को टेस्ट किया है, लेकिन बिलीव मी बहुत ही आसान सवाल है, सिंस पास पेपर का क्वेश्चन था, आप बाद में इसको अटेम्प्ट करते तो मुझे ये लगा कि मेरी एक गाइडेंस आपके पास इस सवाल में होनी चाहिए। अच्छा, इसका सोल्यूशन अगर आप पुराने उससे देखेंगे तो शायद थोड़ा सा डिफरेंट मिले, क्योंकि 2008 में हमारे पास IFRS 15 नहीं था, हमारे पास IAS 11 था। तो मैं इसको IFRS 15 के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है,
ये कह रहे जी सिल्वर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2007। ठीक है जी, 1 जुलाई 2007 को ये इनकॉर्पोरेट हुआ है, ये इसका पहला साल है। ठीक है जी, शेयर कैपिटल इसका 500 मिलियन है। इट इज इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, डैम्स, पाइपलाइंस, रोड्स, ईटीसी। यानी इसका नेचर ऑफ बिजनेस है कंस्ट्रक्शन करना। ठीक है, और जो इसके कस्टमर्स हैं वो एज पर IFRS 15 जेन्युइन कस्टमर्स हैं। तो सर जो ट्रांजेक्शन हो रही है इन दो लोगों के बीच में, ये कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स के रेफरेंस से आ रहा है। फॉर द ईयर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2008, यानी जब पहला साल ही कंप्लीट हुआ, द कंपनी कमेंस्ड वर्क ऑन 6 कॉन्ट्रैक्ट्स। ये नीचे जो नीचे प्रोग्रेस आ रही है ये सिर्फ एक साल की है। जुलाई 2007 से इस कंपनी ने जून 2008 तक काम किया है और ये उसकी एक साल की प्रोग्रेस है। ठीक है जी, एक साल में उसने 6 कॉन्ट्रैक्ट शुरू किए और काफी हद तक उनमें से बहुत सारे लोगों बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया है और बहुत सारों को अभी कंप्लीट करना बाकी है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जब हम कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करेंगे तो हमें टोटल अमाउंट कितनी रिसीव होगी, बीच में भी रिसीव हो सकती है, लेकिन टोटल अमाउंट जो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट पे रिसीव होगी वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। बिलिंग अप टू 30 जून 2008, अब तक हम कितने की बिलिंग कर चुके हैं? देखो मेरी असम्पशन है बिल्स रिसीव हो चुके हैं, बिलिंग कर चुके हो आप, पैसे आपको मिल चुके हैं। कॉस्ट इनकर्ड अप टू 30 जून, ये मेरी कॉस्ट टू डेट है। ठीक है जी, और ये मेरी फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट है। दो कॉन्ट्रैक्ट्स में फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट 0 आ रही है। दिस इंडिकेट्स कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट हो चुके। ठीक है जी, एज पर द टर्म्स ऑफ फोर्थ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी, द कंपनी विल रिसीव एन एडिशनल 40 मिलियन if the construction is received within a period of 12 months from the commencement date of the contract. The management feels confident that it will have a 90% probability to meet the target. देखें, यह है एक वेरिएबल कंसिडरेशन। स्टैंडर्ड आपसे कहता है वेरिएबल कंसिडरेशन को रेवेन्यू में जब डालो जब इसके रिवर्सल के चांसेस ना होने के बराबर। ठीक है जी, 90% इज अ डिसेंट अमाउंट। हमें लग रहा है कि ये पैसे मिल जाएंगे। ठीक है जी, ये पैसे मिल जाएंगे और इंशाल्लाह हम टारगेट मीट कर लेंगे। तो स्टैंड कहता है अगर इसके रिवर्सल के चांसेस बहुत कम है तो आप इसको रेवेन्यू में डाल दो। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि सर मेरे पास जो कॉन्ट्रैक्ट 4 में 400 आ रहा है, इफेक्टिवली उसमें 40 मिलियन और ऐड हो जाएगा तो हमारा रेवेन्यू हो जाएगा 440। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं अमाउंट ऑफ 16 मिलियन वॉज इनकर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट 2 ऑन अकाउंट ऑफ अ चेंज एंड डिजाइन। हमने 16 मिलियन का खर्चा किया। ठीक है जी, द कंपनी डिस्कस विद द कस्टमर हु हैज इन्फॉर्म्ड SCL दैट द अमाउंट इज ऑन द हायर साइड एंड नीड्स टू बी रिवाइज्ड। अब देखिए ये रेवेन्यू का वो पार्ट है, आपने खर्चा तो किया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कस्टमर आपको पे बैक भी कर देगा। ठीक है, लेकिन 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 स्टैंडर्ड कहता है जनाब रेवेन्यू का आप जब कॉन्ट्रैक्ट में डालो जब दोनों पार्टीज उस पर अग्री हो चुकी हो, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हो। तो सर इस पार्ट पे अभी तक काउंटर पार्टी अग्री नहीं हुई। ठीक है जी, पुराना स्टैंडर्ड ये कहता था कि अगर अग्री नहीं हुई लेकिन चांसेस है कि अग्री कर जाएगी तो रेवेन्यू में डाल देना। नहीं डलेगा सर ये रेवेन्यू। ठीक है, ये नहीं डलेगा रेवेन्यू में टिल द टाइम कि दोनों पार्टीज इस पे अग्री ना हो जाए। ये कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक कंडीशन है कि दोनों पार्टीज का परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन और कंसिडरेशन पे अग्रीमेंट होना चाहिए। तो दिस विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू, इज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू। ठीक है जी, सिर्फ दो ही कॉन्ट्रैक्ट्स में मसला था, कॉन्ट्रैक्ट 2 और 4 के बारे में एडजस्टमेंट थी, बाकी किसी के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। वो कह रहे जनाब रेलेवेंट कैलकुलेशंस करें और प्रिपेयर अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट एक्सट्रैक्ट्स टू बी रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और इनकम स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है जी, नीचे वाला थ्योरी का क्वेश्चन है, मैं पहले ऊपर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ। आए जरा देखते हैं जनाब इसको। सबसे पहले सर मैं स्टेप 1, ओवरऑल प्रॉफिट। चलिए जी, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में जाके मैं देख रहा हूँ सबसे पहले मेरे पास रेवेन्यू। अच्छा मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से, 1 2 3 4 5 4 5 एंड 6। ठीक है, ये मेरे पास टोटल कॉन्ट्रैक्ट है। रेवेन्यू कितना भैया सब में रेवेन्यू है मेरे पास सर 300 375 280 300 375 280। सर चौथे का 440 होगा, पांचवे का मेरे पास 270 और 1200।
सर मेरे पास कॉस्ट टू डेट अब तक कितना खर्चा हो चुका है इन कॉन्ट्रैक्ट? सर 248.68, 248.68, 186, 246, 185 और 185 के बाद 1175। फिर मेरे पास आ रहा है सर फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट। सर वो कॉन्ट्रैक्ट 2 में तो खर्चा जो किया था वो हटाना नहीं, नहीं भाई नहीं हटाना है, खर्चा हमने कॉन्ट्रैक्ट पे ही किया है। सामने वाला कस्टमर अगर मान जाएगा तो रेवेन्यू डाल देंगे, नहीं तो रेवेन्यू नहीं डालेगा। वो कॉस्ट का पार्ट जरूर है, खर्चा हो चुका है ना कॉन्ट्रैक्ट, हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का पार्ट बन चुका है। 67 to 21, 186 के बाद नीचे आ रहा है सर 0, 164, 15। डन। अब मुझे बताएं सर इन कॉन्ट्रैक्ट्स पे ओवरऑल 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 प्रॉफिट कितना आ रहा है? ओवरऑल प्रॉफिट सर इस पे मेरे पास सर -15 रुपए का लॉस आ रहा है सर। इस पे 86 रुपीज़ का प्रॉफिट है सर। इस पे मेरे पास 94 रुपीज़ का प्रॉफिट है सर। इस पे मेरे पास 30 रुपए का प्रॉफिट है। ओवरऑल ओवरऑल 70 और 75। ठीक है जी। सर अब मैं निकाल रहा हूँ स्टेज ऑफ कंप्लीशन। ठीक है जी, स्टेप 2 है मेरे पास ये। स्टेज ऑफ कंप्लीशन मेरे पास आएगा सर कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, ऐसा। तो सर अगर मैं देखूं मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है मेरे पास सर 1, 2, 3, 4, 5 और मेरे पास आ रहा है 6। ठीक है। अब बताएं सर मेरे पास स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करना आसान है बहुत सर। दिस डिवाइडेड बाय द टोटल कॉस्ट, दिस डिवाइडेड बाय द टोटल कॉस्ट। तो सर अगर मैं इसको कैलकुलेट करने जाऊं तो दिस वुड बी 78.73। ये मेरे पास कैलकुलेटेड पड़ा हुआ सर। 23.53, 100% है सर ये तीसरा सर। 60, 92.5 और मेरे पास सर ये आ रहा है 100%। ठीक है जी। ये आ गया मेरे पास स्टेज ऑफ कंप्लीशन। सर मेरे पास थर्ड स्टेप 3 ओवरऑल पीएनएल। ठीक है जी, यानी मेरे पास एज एट पीएनएल, एज एट पीएनएल में मेरे पास आएगा सर रेवेन्यू, कॉस्ट, चार्ज और मेरे पास आएगा सर प्रॉफिट। सर मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास स्टेज ऑफ कंप्लीशन से आपने जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाली है इसको आप ले जाएं और ओवरऑल रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर दें। स्टेज ऑफ कंप्लीशन को ले जाएं ओवरऑल रेवेन्यू से मल्टीप्लाई कर दें। तो मुझे बताएं सर स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से इन चारों कॉन्ट्रैक्ट्स में 6 के 6 कॉन्ट्रैक्ट्स में रेवेन्यू कितना बन रहा है सर? सर 236.19। ये मेरे पास कैलकुलेटेड, आप इसको सुकून से कैलकुलेट कर लें। 88.24, 280 सर मेरे पास आ रहा है 264 सर। फिर मेरे पास आ रहा है 249.75 और अल्टीमेटली मेरे पास आ रहा है सर 1200। कॉस्ट चार्ज ये भी बड़ा आसान है सर। आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन लें और टोटल कॉस्ट पे चार्ज करें। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट पे। ठीक है। देखिए आपके पास क्या आ रहा है सर कॉस्ट चार्ज में 248। आपके पास सर प्रॉफिट एज पर स्टेज ऑफ कंप्लीशन बन रहा है 11.81। लेकिन याद रखिएगा पहला कॉन्ट्रैक्ट लॉस मेकिंग है तो उस पर सारे का सारा लॉस इमीडिएटली बुक कर रहा हूं सुकून से। ठीक है जी। फिर स्टेज ऑफ कंप्लीशन से इसका आ रहा है 68 यानी 23.53% ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट। दिस वुड बी 20.24 सर। ये आ रहा है 186 स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से कॉस्ट। और अगर आप ये प्रॉफिट पे परसेंटेज भी लगा देना स्टेज ऑफ कंप्लीशन का, ये परसेंटेज लगा देना तो भी आपको डायरेक्ट यहां प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है। ये आ रहा है मेरे पास सर कोई 246, 18 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है
सर ये मेरे पास आ रहा है 185 और मेरे पास 64.75 का प्रॉफिट है। सर ये मेरे पास 1175 और ये मेरे पास क्लोज कॉन्ट्रैक्ट है 25 रुपए का प्रॉफिट के साथ। डन, ये मेरा ओवरऑल प्रॉफिट। सर स्टेप 4 फॉर द ईयर पीएनएल। याद रखना सर, अगर कोई ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने आ गया तो ओवरऑल पीएनएल में स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से लॉस दिखाइएगा। जब आप अपना पीएनएल बना रहे हो यानी फॉर द ईयर पीएनएल बना रहे हो तो फिर आप उसमें रेवेन्यू भी दिखाएं, कॉस्ट चार्ज भी दिखाएं। सर आप उसके अंदर प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाएं और ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस भी दिखाएं। ठीक है जी। अगेन मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अगर मैं लेके चलूं सर मेरे पास रेवेन्यू सर 236.19, 88.24, 280, 264, 249 पॉइंट, ये ऊपर से मैं कॉपी कर रहा हूं 75 और सर मेरे पास है 1200। सर कॉस्ट चार्ज ऊपर से कॉपी कर लेते 248, 68, 186, 246, 185 और 1175। ठीक है जी। प्रोविजन फॉर सर यहां मुझे लॉस चाहिए पूरे 15 रुपए का लॉस चाहिए। स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से यह आ रहा है 11.81 का, तो मुझे बैलेंसिंग फिगर यहां चार्ज करनी है। कितनी बैलेंसिंग फिगर यहां रखो सर 3.19। वेरी गुड सर, तो ये मेरा ओवरऑल लॉस आ जाएगा। बाकी किसी में कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाकी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस नहीं है। ये 440 वाला ऑनरस हो जाता अगर आप इसके अंदर ये अमाउंट नहीं लेते। ये 40 रुपए जो आपने एडिशनल ले लिया ना, ये आप नहीं लेते तो ये ऑनरस हो जाता, जो कि गलत हो जाता। ठीक है, 64.75 और मेरे पास आ रहा है फिर सर 25 रुपए। सर ये हो गया हिसाब किताब मेरे पास सीधा सीधा पीएनएल का। अब मैं बनाने जा रहा हूं सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा देखिए, बैलेंस शीट बनाते हुए आपको दो चीजें जनरली आती हैं। एक तो सर हमारे पास इन्वेंट्री होती है यानी WIP। अच्छा इस सवाल में WIP कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो कॉस्ट टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट से लेके चलते हैं तो फिर आपके पास WIP क्रिएट नहीं होता। जो आपका कॉस्ट इनकर्ड होता है, ठीक है, जैसे ये रहा, यानी कॉस्ट टू डेट यानी कॉस्ट इनकर्ड जो है और कॉस्ट चार्ज ये आपका हमेशा सेम होता है। तो कोई कॉस्ट ऐसी नहीं होती जो हमारी छूट के जो है वो बैलेंस शीट के ऊपर चली जाए। ठीक है, यानी ऐसी कोई कॉस्ट नहीं होगी जो पीएनएल में चार्ज ना हो। अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन किसी और मेथड से डिटरमिन होता तो फिर हम कहते हैं जी हमारा खर्चा ज्यादा हुआ है, पीएनएल में कम जा रहा है। यहां जितना खर्चा हो रहा है पीएनएल में पूरा का पूरा जा रहा है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन आप खुद कॉस्ट से डिटरमिन कर रहे हो। ठीक है जी, यानी आप कह रहे हो कॉस्ट ही मेरा बेंचमार्क है, जितना मैं खर्चा कर चुका हूं मैं वो सारा पीएनएल में डालूंगा और मैं उसी के हिसाब से स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिटरमिन करूंगा। तो यहाँ WIP नाम की कोई चीज भी नहीं आएगी। 1 2 3 4 5 एंड 6 WIP नहीं आएगा कोई। ठीक है, निल 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 एंड निल। ठीक है, फिर मेरे बच्चों मैं यहां लिख रहा हूं सर रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल। देखिए अकाउंट रिसीवेबल क्या है? आपके रेवेन्यू और बिल्ड अमाउंट का डिफरेंस, यानी जो आपको कलेक्शन हो चुकी है और जो कलेक्शन होनी चाहिए थी उसका डिफरेंस। तो सर अगर मैं पहले कॉन्ट्रैक्ट को देखूं तो आई थिंक मेरे को 236 रुपए जो है वो मिलने चाहिए। लेकिन मैं अगर सवाल में देखूं तो मेरे पास जो टोटल रिकवरी हुई है वो सिर्फ वो हुई है 200 रुपए की। इसका मतलब है सर मेरे पास 36 रुपए और 19 पैसे ये मेरे पास आएंगे सर रिसीवेबल। सर अगर मुझे ज्यादा रिसीव हो गए, ज्यादा रिसीव हो चुके हैं तो मैं उसको एडवांस ट्रीट कर रहा हूं। और सर चौथा एसेट या लायबिलिटी मेरे पास होगी प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है जी। अच्छा चूंकि सर यहां पर एक प्रोविजन है ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का 3.19 तो मैं ले रहा हूं। इधर आपका रिसीवेबल आ रहा होगा, एडवांस आ रहा होगा, क्योंकि इस सवाल में कोई मोबिलाइजेशन एडवांस नाम की चीज नहीं है। जो पैसे आपको मिले इस महीने इस साल की बिलिंग से ही मिले, कोई कस्टमर ने आपको एडवांस पैसे नहीं दिए। ठीक है जी, यानी शुरू में नहीं दिए, कॉन्ट्रैक्ट में जो बिलिंग हुई है उसके हिसाब से मिले। तो सर अगर मैं आगे चलता जाऊं सवाल आपके पास मौजूद होगा तो सर मेरे पास यहां आ रहा है कोई 88 पॉइंट
24 का रिसीवेबल, ठीक है जी, दैट इज रेवेन्यू माइनस बिल्ड अमाउंट, रेवेन्यू माइनस बिल्ड अमाउंट, ठीक है जी। फिर मेरे पास सर यहाँ आ रहा है, नहीं सर यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ है मेरे पास नील नील, सर यहाँ आ रहा है 29, सर इधर आ रहा है 44.75 और यहाँ पूरे पैसे रिसीव हो चुके हैं तो जीरो, ठीक है। हाँ एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा सर, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बिलिंग जो है ना वो ज़्यादा हो गई है और रेवेन्यू कम है, ठीक है जी, तो यहाँ हमारे पास एडवांस आ रहा है, बाकी हमारे पास कुछ भी कहीं पर भी रिपोर्ट नहीं हो रहा। आई होप ये क्वेश्चन आप कर लोगे, आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, देख लेना है इसको। चूंकि पास पेपर का था मैंने करा दिया, क्योंकि हम तो पास पेपर नहीं कराते, ठीक है जी, तो फिर भी देख लीजिएगा सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगेन एक छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ जो हम ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, मैं दोबारा उस पर थोड़ा सा जो है वो डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। सर हमने एक चीज़ ये पढ़ी थी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो और उसके अंदर फर्दर गुड्स ऐड हो और वो फर्दर गुड्स इनिशियल जो गुड्स आपने कॉन्ट्रैक्ट में रखी थी वो उससे डिस्टिंक्ट ना हो, तो सर फिर आपको क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड यूज़ करना पड़ता है, ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, कस्टमर ने मुझे कहा सर आप इसका फ्लोर प्लान चेंज कर दें, आप इसमें एक वॉशरूम ऐड कर दें, जो वॉशरूम ऐड हो रहा है उसके अंदर या फ्लोर प्लान चेंज हो रहा है, यानी टाइल्स वगैरह चेंज हो रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो याद रखिएगा ये कोई फर्दर डिस्टिंक्ट गुड्स नहीं है, ये उसी मेन एक कंप्लीट गुड का पार्ट है, ठीक है जी। तो मैं फिर अगर इस तरह का सिनेरियो हो कि जो नई ऐड होने वाली गुड्स हैं वो डिस्टिंक्ट ना हो, तो सर फिर मैं यूज करूंगा क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड, ठीक है जी। आए जरा सर उस क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड के ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं और फिर इसी के ऊपर पास पेपर का क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जामिनर ने एग्जैक्टली ऐसे ही एक सवाल बना के पूछा। ये स्टैंडर्ड की एक इलस्ट्रेशन है। ये कह रहे जनाब, एन एंटिटी कंस्ट्रक्शन कंपनी enters into a contract to construct a commercial building for a customer on customer owned land। सर जैसे कस्टमर ओन्ड लैंड का मतलब ये है कि जैसे कस्टमर की ज़मीन पे आप एक चीज़ बना रहे हो तो फिर आपको रेवेन्यू बुक करना चाहिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था हमारी तीन कंडीशन में से कंडीशन ये थी कि डे वन से एसेट अगर कस्टमर के कंट्रोल में है तो फिर आपको रेवेन्यू बुक करना चाहिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। प्रॉमिस कंसिडरेशन 1 मिलियन है और 2 लाख रुपए का एक बोनस है वेरिएबल कंसिडरेशन, जो आपको मिलेगा अगर आपने बिल्डिंग 24 महीने में कंप्लीट कर ली। अगर आपने बिल्डिंग 24 महीने में कंप्लीट कर ली तो आपको 2 लाख मिलेंगे, अदरवाइज 1 मिलियन आपको मिल ही रहा है। एक्स्ट्रा 2 लाख आपको जब मिलेंगे जब ये बिल्डिंग एक्सपेक्टेड है कि कंप्लीट हो जाए विद इन 24 मंथ, ठीक है जी। द एंटिटी अकाउंट्स फॉर द प्रॉमिस बंडल ऑफ गुड्स एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि हम एक पूरी बिल्डिंग बना के दे रहे हैं, तो पूरी बिल्डिंग हमारे लिए एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है। और ओवर टाइम पे हमने रेवेन्यू बुक करना है। एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द एंटिटी एक्सपेक्ट्स द फॉलोइंग। 1 मिलियन की ट्रांजैक्शन प्राइस है, 7 लाख का हमारा टोटल खर्चा आएगा और इंशाल्लाह हमें 3 लाख रुपए बचेंगे प्रॉफिट की मद में। एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द एंटिटी एक्सक्लूड 2 लाख रुपए बोनस फ्रॉम द ट्रांजैक्शन प्राइस बिकॉज इट कैन नॉट कंक्लूड दैट इट इज हाईली प्रोबेबल दैट अ सिग्निफिकेंट रिवर्सल इन दिस अमाउंट ऑफ द क्यूमुलेटिव रेवेन्यू विल नॉट अकर। देखिए इस कंपनी ने क्लियर कर दिया कि हम शुरू में बोनस को अकाउंट फॉर नहीं कर रहे रेवेन्यू में। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम ये बोनस हासिल, पता नहीं हमें कि हम हासिल कर पाएंगे या नहीं। तो देखिए स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप रेवेन्यू में वेरिएबल कंसिडरेशन जब डालें व्हेन इट इज ऑलमोस्ट वर्चुअली सर्टन कि आपको ये पैसे मिलेंगे, रिवर्सल का चांस कम हो, बहुत कम हो, तो आप इसके अंदर जो है पैसे डाल सकते हैं। डे वन पे द कंपनी इज कंसिडरिंग कि नहीं यार ये 2 लाख हमें नहीं पता, क्योंकि माज़ोकात बिल्डिंग बनाते हुए जो एक्सटीरियर साइड होती है बिल्डिंग की वो आपके कंट्रोल में नहीं होती, वो उसमें वेदर भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी इन्वॉल्व है। जब बाहर बन जाता है ना, फिर जब अंदर बन रहा होता है ना, ये एंटिटी के टू अ लार्जर एक्सटेंट कंट्रोल में होता है। तो ये कंपनी ये कह रही है कि भाई हम ये चीज़ असेस नहीं कर सकते शुरू में कि हम जो है वो अल्टीमेटली ये बोनस हासिल कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ द बिल्डिंग इज हाईली ससेप्टेबल टू द फैक्टर्स आउटसाइड द एंटिटीज इन्फ्लुएंस इंक्लूडिंग वेदर एंड रेगुलेटरी अप्रूवल्स, ठीक है जी, बेहतरीन हो गया जी। द एंटिटी डिटरमिन्स इनपुट मेजर। ये क्या है सर? इनपुट मेजर क्या है सर? कॉस्ट ओवर टोटल कॉस्ट, ठीक है। दैट इज कॉस्ट इनकर्ड प्रोवाइडेड एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड प्रोग्रेस कंप्लीशन कंप्लीट सेटिस्फैक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। उर्दू में इसका मतलब ये है कि हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिटरमिन करने के लिए कॉस्ट वाला मेथड यूज करेंगे। By the end of the first year, the entity has satisfied 60% of its performance obligation by incurring a cost of 4,20,000 अगेंस्ट 7 लाख रुपए, ठीक है।
हमने 60% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया। अच्छा जी, फिर ये कह रहे हैं जनाब, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द सेकेंड ईयर द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट अग्री टू मॉडिफाई द कॉन्ट्रैक्ट बाय चेंजिंग द फ्लोर प्लान। ये कब हुआ है? फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड ईयर में, फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड ईयर में, फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड ईयर, ठीक है। एज द रिजल्ट ऑफ फिक्स कंसिडरेशन द कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 1.5 लाख एंड 1,12,000। उसने कहा भैया इससे रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा, फिक्स रेवेन्यू 1.5 लाख से, और जो आपकी कॉस्ट है उसका एस्टिमेट इंक्रीज हो जाएगा 1,20,000। हमने कहा ठीक है, 30,000 रुपए का फायदा करते हैं इसको। फिर वो कह रहा है जनाब द पोटेंशियल कंसिडरेशन आफ्टर मॉडिफिकेशन इज 13,50,000। हमने कहा ये क्यों? उसने कहा जी 2 लाख का बोनस भी अब हमें एक्सपेक्टेड है कि मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। क्यों? इन एडिशन अलाउएबल टाइम फॉर अचीविंग 2 लाख रुपए का बोनस एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ फ्रॉम द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एट द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन on the basis of our experience, and the remaining work to be performed is primarily inside the building and not subject to weather conditions. The entity concludes that it is highly probable that it is highly probable that a bonus inclusion in the transaction price will not result in a significant reversal. वो कह रहा है भैया अब हमारा जो है ना वो इस मॉडिफिकेशन के बाद जो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला है वो इंश्योर कर रहा है कि हम इंशाल्लाह ताला 2 लाख रुपए का बोनस भी अचीव कर लेंगे। तो अब देखें, पुरानी कंसिडरेशन 1 मिलियन, मॉडिफिकेशन की वजह से 1.5 लाख और मिलेगा, और 2 लाख रुपए का वेरिएबल कंसिडरेशन भी अब हमें लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला रिसीव हो जाएगा। ठीक है जी। वो कह रहा है भैया रिकॉग्नाइज मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड एडजस्टमेंट टू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज रेवेन्यू। ये क्यों? क्योंकि क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड आपका करेगा क्या कि ऐसे अज्यूम करेगा कि ये मॉडिफिकेशन डे 1 से मौजूद थी, ये मॉडिफिकेशन डे 1 से मौजूद थी। ठीक है जी। याद रखना ऐसी मॉडिफिकेशन जिसमें फर्दर गुड्स जो ऐड हो रहे हैं वो डिस्टिंक्ट ना हो पुरानों से, तो स्टैंडर्ड कहता है ये पहली ही, ये फर्स्ट प्रोडक्ट ही अभी तक चल रही है। तो आप ऐसे अज्यूम करें कि रेवेन्यू का एस्टिमेट चेंज हो चुका है, आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन से अपने रेवेन्यू के अमाउंट को एडजस्ट कर लें। ठीक है जी। याद रखिएगा हम क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी। आए जरा दोस्त हम देखते हैं प्री मॉडिफिकेशन में कितने रुपए का रेवेन्यू ऑलरेडी बुक किया हुआ है। आए देखें जरा जनाब, सबसे पहले हम देख रहे हैं प्री मॉडिफिकेशन हमने कितने रुपए का रेवेन्यू ऑलरेडी बुक किया हुआ था। सर मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट्स हैं। मैं सबसे पहले अच्छा जी, स्टेप 1 ओवरऑल प्रॉफिट, ये हमें पता है। हाँ, ये हमें ऑलरेडी पता है। कैसे? हमें पता है कि हमारा रेवेन्यू 1 मिलियन है, हमें पता है कि हमारी कॉस्ट टू डेट 4,20,000 है, हमें पता है हमारा फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट 2,80,000 है, हमें पता है हमारा ओवरऑल प्रॉफिट 3 लाख रुपए का है। ठीक है जी। और ये एक ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। स्टेप 2 हमारे पास स्टेज ऑफ कंप्लीशन। ठीक है जी। सर हमारे पास 4,20,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख के हिसाब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट 60% कंप्लीट है, 60% कंप्लीट है। स्टेप 3 एज एड या ओवरऑल पीएनएल एक ही है। ठीक है जी। एज एड या फॉर द ईयर, एक ही है बेटा। रेवेन्यू अब तक इस कॉन्ट्रैक्ट पे रेवेन्यू आ जाना चाहिए 6 लाख रुपए का, 60% ऑफ 1 मिलियन। कॉस्ट चार्ज सर 60% ऑफ 7 लाख,
टोटल कॉस्ट का 60%, कितना? 4,20,000। अब तक हम रेवेन्यू बुक कर चुके हैं 6 लाख का। सर 4,20,000 की कॉस्ट बुक कर दी और ये हमारा आ गया प्रॉफिट। इसके बाद साल हो गया खत्म, खत्म साल। अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वार्टर पे। जब नेक्स्ट क्वार्टर पे हम पहुंचे तो मॉडिफिकेशन हुई, ठीक है जी। जब मॉडिफिकेशन हुई तो हमें पता चला कि यार ये तो मॉडिफिकेशन है इस नेचर की कि ये तो इसमें जो गुड्स ऐड हो रहे हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है। तो सर स्टैंडर्ड कहता है क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड यूज करो। कब? दूसरे साल के पहले क्वार्टर में। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये एक एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, ठीक है जी। इसको रेट्रोस्पेक्टिवली सही नहीं करना है, आज बैठ के इसको सही करना है, लेकिन ऐसे ट्रीट करना है कि ये चीज पहले मौजूद थी। याद रखिएगा, पुराने प्रॉफिट तब्दील नहीं होंगे, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होगी। ना तो ये एरर है, ना ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, ठीक है जी। अब बताएं सर, मेरे पास सबसे पहले मैं कह रहा हूं रेवेन्यू, आप कह रहे हो जी ओल्ड फिक्स रेवेन्यू कितना? 1 मिलियन। फिर आप कह रहे हो जनाब बोनस अब ड्यू हो चुका है, वो भी मतलब अब वो प्रोबेबल है, हाईली प्रोबेबल है, 2 लाख। और सर मॉडिफिकेशन कितने की? 1.5 लाख रुपए की। तो सर हमारे पास अब ये क्या नजर आ रहा है? 13,50,000। देखिए मॉडिफिकेशन के बाद हमने 1 इंच काम नहीं किया अभी तक। मॉडिफिकेशन के बाद हमने अभी तक 1 इंच काम नहीं किया। सिर्फ हम उसका इंपैक्ट देख रहे हैं पुराने रिकग्नाइज रेवेन्यू के ऊपर। क्यों? क्योंकि क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड में आप जब चेंजेस आएंगी, फर्दर गुड्स ऐड होंगी, नॉन डिस्टिंक्ट है, आपको अपना एग्जिस्टिंग रेवेन्यू भी एडजस्ट करना पड़ेगा, अभी, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं, ठीक है जी। कॉस्ट टू डेट 4,20,000। फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट विच वॉज ओरिजिनली एक्सपेक्टेड टू बी 280, बट अब इसमें से 1,20 का और इजाफा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 लाख। सर 8,20,000 रुपए का टोटल हिसाब किताब। मेरे पास सर कोई 5,30,000 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है जी। अब बताएं स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या आ रही है नए मेजर्स के हिसाब से। सर 4,20,000 डिवाइडेड बाय 8,20,000, सर ये बनता है अराउंड 51.220%। ऐसा ऐसा मेरे बच्चों। अब बताएं मेरे प्यारे बच्चों, स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से रेवेन्यू अब तक कितना बुक हो जाना चाहिए? मैंने फिर बता रहा हूं, नए मॉडिफिकेशन के बाद मैंने 1 इंच काम नहीं किया, ये एग्जिस्टिंग रेवेन्यू को मैं रीअसेस कर रहा हूं जी। ऑफ 13,50,000 रुपए कितना आता है? ये आता है सर 6,91,493। कॉस्ट चार्ज 51% ऑफ दिस अमाउंट, कितना जी? 4,20,000। सर हमारा प्रॉफिट 271,463। अब मुझे एक बात बताएं, मैं तो ऑलरेडी रेवेन्यू 6 लाख का बुक कर चुका हूं, कॉस्ट तो हमारी चलो सेम है, लेकिन प्रॉफिट और रेवेन्यू में फर्क आ रहा है। हाँ, ये फर्क आपने अभी के अभी रिकॉर्ड करना है। कब? सेकेंड ईयर फर्स्ट क्वार्टर, यहां रिकॉर्ड करना है। पीछे नहीं जाना, पीछे नहीं जाना, अल्लाह के वास्ते। रेवेन्यू को एडजस्ट कर रहे हो लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव नहीं कर रहे हो, अभी कर रहे हो, अभी राइट नाउ। कितना रेवेन्यू को बढ़ा दूं मैं कितने से? 6,91,000 माइनस 6 लाख वुड बी 91,493। इंक्रीज करना हमने रेवेन्यू। एंट्री क्या पास होगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 91,493 और रेवेन्यू क्रेडिट कितने से? 91,493। इसमें याद रखने वाली बातें क्या है? जब आपके पास मॉडिफिकेशन हो, एक नया नया जो है वो नए गुड्स उसमें ऐड हो, और वो नई गुड्स पुरानों से डिस्टिंक्ट ना हो, तो आप क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड यूज करोगे। क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड करेगा क्या? वो ये अज्यूम करेगा कि ये जो मॉडिफिकेशन है ये शुरू से मौजूद है, और आपने अब तक जितना रेवेन्यू बुक किया उसको री असेस करके एडजस्ट करके फर्दर रेवेन्यू या तो बुक करना होगा या रिवर्स करना होगा। जिस दिन मॉडिफिकेशन हो ये जर्नल एंट्री उसी दिन पास होगी, ये रेट्रोस्पेक्टिव पास नहीं होगी। डन है। और एडजस्टमेंट इसमें जनरली एक ही आती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट, क्योंकि कॉस्ट हमारी तब्दील नहीं होती है अगर हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन कॉस्ट पे डिटरमिन करें, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। मैं इसमें पास पेपर का क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसको अच्छे तरीके से जब तक आप कॉपी कर लें, ठीक है जी। शुरू से ले लें इसको, सवाल आपके पास है, यहाँ पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले लें, सर यहाँ पॉज करें देख लें, सर यहाँ पॉज करें देख लें, सर यहाँ पॉज करें देख लें, ठीक है जी, एंड सो ऑन, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।
सर ये क्वेश्चन है विंटर 2020 का और ये भी क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड का जिस तरह से पहले हमने क्वेश्चन देखा सेम उसी पैटर्न पे बना हुआ है, बस एग्जामिनर ने थोड़ा सा इसमें कमेंट्री मांग ली है और जनरल एंट्रीज वगैरह चीजें मांगी है। सर आए देखें जरा इसको देखें। सर फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन अज्यूम दैट टुडे इज 1 Feb 2020, आज 1 Feb 2020, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ हिकमत लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 आर अंडर प्रिपरेशन। इन दिस रिगार्ड द फॉलोइंग मैटर्स आर अंडर कंसिडरेशन। On 1 September 2019, HL entered into a contract to develop software for Doctor Limited for a consideration of 150 million। इसका मतलब है सर हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आया कि हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है 150 मिलियन रुपए, ठीक है, ये उसकी कंसिडरेशन। HL ascertained that the promised development of the software is a single performance obligation satisfied over time। इसका मतलब है आपको कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर ने आपको खुद कह दिया है कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन मेथड अप्लाई करना है आप, ठीक है। The terms of the contract include a penalty of 14 million if the development of software is not completed before 29th of Feb 2020। अब देखिए पेनल्टी लगेगी तो इसका मतलब है सर हमारे 150 मिलियन के दो हिस्से, 136 मिलियन हमारा फिक्स कंसिडरेशन है, 14 मिलियन अवॉइड होगा अगर हमने काम वक्त पे कर लिया, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है जी। यानी ये वेरिएबल कंसिडरेशन होगी। पेनल्टी इज अ वेरिएबल कंसिडरेशन if the acknowledgement of if the development of software is not completed before 29th of Feb 2020, ठीक है। At the inception of the contract, HL determined that the expected cost of completion would be 90 million। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट होगी 90 मिलियन की। डन। फिर कह रहे जनाब एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वुड बी कंप्लीटेड बिफोर 29th ऑफ Feb 2020। इसका मतलब हमने दिमाग बना लिया कि इंशाल्लाह हम 150 मिलियन हासिल करेंगे, हम पेनल्टी अवॉइड कर लेंगे। वेरिएबल कंसिडरेशन शुड बी इंक्लूडेड इन दी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। टिल 31 दिसंबर 67.5 मिलियन की कॉस्ट इनकर होगी, 75% कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। HL रिकग्नाइज रेवेन्यू ऑफ 112 मिलियन एंड 45 मिलियन रिस्पेक्टिवली इन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। होल्ड ऑन, 31 दिसंबर 2019 तक आप ये सारे काम कर चुके हैं, ठीक है जी। आओ जरा चेक करें, सारे काम होने भी चाहिए थे या नहीं। सबसे पहले सर स्टेप 1, मेरे पास ओवरऑल प्रॉफिट, ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं, डिटेल में आपको काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रेवेन्यू है 150 मिलियन, ठीक है, इंक्लूडिंग वेरिएबल कंसिडरेशन। कॉस्ट होगी इसमें 90 मिलियन, 60 मिलियन इंशाल्लाह में प्रॉफिट बचेगा। सर मेरा स्टेप 2 स्टेज ऑफ कंप्लीशन, ठीक है जी। कैसे कैसे निकलेगा सर, पहले तो आप एक काम करें, जरा इसको जरा और बाइफरकेट कर लें। सर अब तक कितना कॉस्ट इनकर हो चुका है, 67.5, ऐसा। फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है सर, 22.5, ठीक है। फिर मेरे पास सर 60 मिलियन रुपए का प्रॉफिट है ओवरऑल। सर मेरे पास स्टेप 2 स्टेज ऑफ कंप्लीशन, ये कैसे निकलेगा सर। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन मेरे पास निकलेगा कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट विच अपेरेंटली इज 67.5 डिवाइडेड बाय 90, ये बनता है एग्जैक्टली 75%। तो मतलब है सर हमें अब तक रेवेन्यू बुक कर लेना चाहिए, रेवेन्यू बुक कर लेना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अब तक का एज एट हो या फॉर द पीरियड हो, उसमें रेवेन्यू आ जाना चाहिए कितना, 75% ऑफ 150, दैट इज 112.5। कॉस्ट चार्ज, टोटल कॉस्ट का 75%, 90 का 75% वुड बी 67.5। स्टेज ऑफ कंप्लीशन जब भी कॉस्ट से डिटरमिन होती है, कॉस्ट चार्ज और कॉस्ट टू डेट दोनों बराबर होते हैं, सेम होते हैं। सर मेरे पास कोई प्रॉफिट आ गया 45 रुपीज का, ठीक है, ये मैंने बुक कर लिया होगा, डन। अब क्या हुआ वो देखो, ये कह रहा है जनाब हाउ एवर HL एंड DL यानी डॉक्टर लिमिटेड जो हमारा कस्टमर है, हैव अमेंडेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 31 दिसंबर 2019, ठीक है जी। हमने कुछ सॉफ्टवेयर में चेंजेस कराई होंगी और ये हमने किया है 31 दिसंबर 2019 को। विद इन दैट ईयर मॉडिफिकेशन हैज टेकन प्लेस ऑन 31 दिसंबर 2009, ठीक है जी। तो याद रखिएगा ये पिछले साल का इवेंट है। एज अ रिजल्ट कंसिडरेशन
एंड एक्सपेक्टेड कॉस्ट इंक्रीज बाय 70 एंड 40 मिलियन। इससे रेवेन्यू में इंक्रीज आया 70 मिलियन का और कॉस्ट में इंक्रीज आया 40 मिलियन का। ठीक है जी। फिर कह रहे हैं जनाब HL now expects that the allowable time for completion without penalty has increased by 1 month only. HL now expects that the development of software would not be completed by 31 मार्च। देखिए पहले हमें लग रहा था 29 फेब को कंप्लीट कर लेंगे, अब हमें लग रहा है 31 मार्च को भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब अब जो हमारा रेवेन्यू का मेजर होना चाहिए वो होना चाहिए 150 प्लस 70 माइनस 14, यानी पेनल्टी लगेगी। अब हमें पेनल्टी अब हमें लगेगी ऐसा। फिर जी ये कह रहे जनाब दी एडिशनल वर्क इज नॉट डिस्टिंक्ट। ऑब्वियस सी बात है सर, सॉफ्टवेयर में कोई मॉडिफिकेशन है, कोई नया मॉड्यूल नहीं बन रहा। ठीक है जी। नो एडजस्टमेंट हैज बीन मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमेंडमेंट। याद रखिएगा ये एडजस्टिंग इवेंट है क्योंकि मॉडिफिकेशन 31 दिसंबर से पहले हुई है। तो अब बताओ हमने करना क्या? आज फर्स्ट फेब है एंड वी नो इट कि हमने गलत काम किया है। और कब गलत काम किया है? लास्ट ईयर के एंड पे। तो सर हमें इसको क्या करना पड़ेगा? अमेंड करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड लगाना पड़ेगा। आइए देखते हैं सर, हम लगाते हैं क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड। हम करेंगे ये, हम कहेंगे जी रेवेन्यू अब चेंज हो चुका है, 150 में अब लगेगी पेनल्टी। कितने की? 14 रुपए की। सर हमारे पास मॉडिफिकेशन से जो अमाउंट आ रही है वो कितनी है? 70। ये हमारा हो गया सर टोटल रेवेन्यू। सर ये हमारा टोटल रेवेन्यू है गालिबन कोई 206 रुपए का, ऐसे ही चेक करो, ये मिला के 220 होते हैं। और अब मुझे बताएं कॉस्ट टू डेट अब तक कितने का खर्चा हो चुका है? 31 दिसंबर भी मैं बात कर रहा हूं इस वक्त, मैं फर्स्ट फेब की बात नहीं कर रहा। मैं पहले 31 दिसंबर के एडजस्टमेंट निकालना चाह रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर ने मुझसे मांगा क्या है कि आप 31 दिसंबर 2019 पे एडजस्टमेंट बताएं। तो सर मुझे एक बात बताएं, कॉस्ट तो मेरे पास उस वक्त तक 67.5 इनकर हुई थी ना। फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है सर? फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है मेरे बच्चों? कितनी है जनाब? सर फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट मेरे पास 22.5 बाकी थी और 40 रुपए और आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 62.5। सर अब मुझे बताएं मेरा ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 76। अब बताएं सर मेरा स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितना होगा? सर मेरा खर्चा हो चुका है 67.5 आउट ऑफ 130, इन दोनों को मिलाओगे 130 बनेगा ऐसा। बताएं सर मेरा स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है मेरे पास अराउंड कोई 52% के आसपास आ रहा है। एग्जैक्ट आप निकाल के देख लीजिएगा एग्जैक्ट कितना आ रहा है, 52 पॉइंट समथिंग बन रहा होगा। एक सेकंड इसको देख लेते हैं। दिस इज 51.92%। ठीक है जी। अब बताएं इसके हिसाब से मेरा रेवेन्यू कितना बनना चाहिए? इसके हिसाब से सर मेरा रेवेन्यू बनना चाहिए 51.92 ऑफ 206 जी। कितना बनना चाहिए सर? ये बनना चाहिए 106.96। कॉस्ट चार्ज वो तो उतना ही आएगा सर 67.5, यानी तो आप इसको कैलकुलेट कर लो 51.92 को 130 से मल्टीप्लाई कर लो 67.5 ही आएगा। सर मेरा प्रॉफिट आ रहा है 39.46। इसका मतलब है वी हैव टू इंक्रीज द रेवेन्यू, वी हैव टू इंक्रीज द रेवेन्यू बाय हाउ मच सर? वी हैव ऑलरेडी रिकग्नाइज द रेवेन्यू ऑफ 112। सर हमें इंक्रीज नहीं करना बल्कि हमें डिक्रीज करना है रेवेन्यू को। सर कितने से? 112.5 हमने बुक किया हुआ है। नाउ वी हैव टू डिक्रीज इट टू 106.96। तो कितने से हमारा रेवेन्यू डिक्रीज होगा सर? 5.54 से। क्योंकि कॉस्ट कांस्टेंट है तो सर जितने से मेरा रेवेन्यू गिरेगा उतने से ही मेरा प्रॉफिट भी गिरेगा। तो सर मेरी जनरल एंट्री क्या पास होगी सर? रेवेन्यू डेबिट विदाउट चेंजिंग कॉस्ट। ठीक है जी 5.54 और अकाउंट रिसीवेबल या कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट कितने से? 5.5। ठीक है जी। ये दिमाग में बिठा लीजिएगा कि सर क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड में रेवेन्यू बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है ऐसा।
अब सर इस पे एग्जामिनर ने चूंकि डिस्कशन का वर्ड यूज किया था तो हमें इस पे कुछ कमेंट्री भी लिखनी चाहिए, और वो कमेंट्री आपको आपके सोल्यूशन से ही मिल जाएगी, ठीक है ना। जो आपका सोल्यूशन है ना, इसी से ही मिल जाएगी आप। वो है क्या सर, देखिए आपने किया क्या क्या। आपने सबसे पहले तो ये डिसाइड किया कि ये गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं है और मुझे क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड यूज करना चाहिए क्योंकि ये एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ये आपने एसेस किया है, यस सर, ये आपने लिख देना है। फिर आपने लिखना है जनाब कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, ठीक है, और हमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन को अपडेट करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड नहीं एक्सपेक्टेड कॉस्ट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि पुरानी एक्सपेक्टेड कॉस्ट के हिसाब से हमने इस कॉन्ट्रैक्ट को 75% कंप्लीट किया था। अब चूंकि कॉस्ट अपडेट हो गई है तो हमें इसको दोबारा रीमेजर करना स्टेज ऑफ कंप्लीशन को। क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड में स्टेज ऑफ कंप्लीशन रीअसेस होगी जिससे रेवेन्यू चेंज हो जाएगा। रेवेन्यू चेंज होगा यानी ट्रांजैक्शन प्राइस को आपको अपडेट करना है, ठीक है जी। आपने इसमें पेनल्टी का इंपैक्ट डालना है, आपने इसके अंदर मॉडिफिकेशन का इंपैक्ट डालना है। वही चीजें जो आप ऊपर देख रहे थे वही सारे काम करने। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि नॉन डिस्टिंक्ट है। फिर आपको डिसाइड करना है कि सर मुझे क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड यूज करना है। फिर आपने डिसाइड करना है मुझे स्टेज ऑफ कंप्लीशन अपडेट करना है नई कॉस्ट के हिसाब से। फिर आपने डिसाइड करना है कि मुझे अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है या कम करना है, ठीक है जी। आप अपने अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हो इस डिस्कशन के अंदर, अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक क्वेश्चन है, जून 2021 का ये सवाल है और इसमें आई कैप ने IFRS 15 को 18 मार्क्स के लिए टेस्ट किया। 4 सिनेरियोज हैं और आपके 18 मार्क्स हैं। इसमें 4 सिनेरियोज में एग्जामिनर ने जिस तरीके की चीजें मांगी हैं उस एग्जामिनर ने कहा है कि जी आप इसको डिस्कस करें कि रिकग्निशन एंड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कितना होगा अंडर ईच ऑफ दी अबव इंडिपेंडेंट सिचुएशन, यानी एक का दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, डिस्कशन करनी है। आप रिमेंबर दैट डिस्कशन में आपको लिखना पड़ेगा, जो आप ट्रीटमेंट सजेस्ट करें वो अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा, ठीक है, और वो अंग्रेजी लिखना आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। ये कह रहा है मार्मलेट लिमिटेड द मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल मशीन। हम मशीन्स बनाते हैं, मशीन हमारे लिए इन्वेंट्री है। ड्यूरिंग 2020 ML लॉन्च्ड अ न्यू मशीन, नई मशीन हमने लॉन्च की विद मॉडल नेम अल्फा। Each unit of alpha is being sold for 10 million rupees payable upon delivery। immediately पे करोगे, कैश प्राइस इसकी 10 मिलियन रुपए। रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ अल्फा इज रिकॉग्नाइज्ड अपॉन द डिलीवरी टू द कस्टमर प्रेमिसेस। बिल्कुल ठीक, हम जब कस्टमर के प्रेमिसेस पर ड्रॉप करके आ जाते हैं हम अपना रेवेन्यू बुक कर लेते हैं। सर फर्दर 2 year सपोर्ट सर्विस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर अल्फा इज सोल्ड सेपरेटली, डिस्टिंक्ट गुड अलग से बिक सकता है, ठीक है जी। 0.1 मिलियन पेबल मंथली। रेवेन्यू फ्रॉम द सपोर्ट सर्विस इज रिकॉग्नाइज्ड ओवर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि आप जब सपोर्ट सर्विस दे रहे होते हो तो इमीडिएटली उसका बेनिफिट कस्टमर ले रहा हो, एसेट जनरेट नहीं हो रहा, तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बेसिस पे आप रेवेन्यू को बुक कर सकते हो, क्योंकि 3 कंडीशन में पहली कंडीशन यही थी कि आप काम करो और कस्टमर उसका बेनिफिट इमीडिएटली ले। कस्टमर कैन ऑल्सो ऑब्टेन सच सपोर्ट सर्विस फ्रॉम थर्ड पार्टी। और उसने क्लियर कर दिया भाईजान ये 100% डिस्टिंक्ट सर्विसेज है, यानी आपका मशीन बेचना अलग है, डिस्टिंक्ट है, और आपका सर्विसेज देना भी डिस्टिंक्ट है, ये दिमाग में रखिएगा। सेल्स ऑफ अल्फा रिमेन्ड बिलो एक्सपेक्टेशन सो फार। तो मतलब हमने सोचा था कई सारे यूनिट्स बेचेंगे, अनफॉर्चुनेटली अल्फा की सेल्स वैसी नहीं चल सकी जैसे हमने सोची थी। द मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज प्रपोज्ड द फॉलोइंग ऑप्शंस टू इंक्रीज सेल्स। आइए जरा एक एक करके ऑप्शन देखें। ML would offer customer a bundle of alpha and support services in the combined price of 11 million। अच्छा जी, यानी 10 मिलियन की आपकी मशीन थी कैश प्राइस, और 0.1 मिलियन का आपका जो है वो सपोर्ट सर्विस है पर मंथ। 12 महीने नहीं सर, ये 2 साल की बात कर रहा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो सर मेरे पास ये आता है अराउंड को 2.4। इसका मतलब है मैं 10 और 2.4 यानी 12.4 रुपए की चीज मैं ऑफर कर रहा हूं 11 रुपए में। इसका मतलब है टेक्निकली मैं बंडल पे डिस्काउंट दे रहा हूं और ये दोनों पे डिस्काउंट एलोकेट हो गई। आए जरा देखते हैं जनाब, हम केस 1 लेके चल रहे हैं जी। हमारे पास स्टैंड अलोन प्राइसेस क्या हैं सर? मशीन की और सपोर्ट सर्विस 11 और 2.4 दैट इज 10 और 2.4 दैट इज 12.4। हमने इसकी कितनी ट्रांजैक्शन प्राइस चार्ज की है? 11। तो जरा ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट कर दे मेरे बच्चों इन 2 चीजों में।
अगर आप इस रेशो में इसको एलोकेट करेंगे ना 11 को 10 और 2.4 के रेशो में, तो ये आएगा 8.87, ठीक है जी, और ये मेरे पास आएगा 2.13। देखिए ये बुक हो जाना चाहिए इमीडिएटली, और ये बुक होना चाहिए ओवर 2 years ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। ऐसा स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ये 2 सालों में बुक होना चाहिए, हर महीने थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है जी। अच्छा जी, अब सीधी सी बात है सर, इस पे हमने कमेंट्री करनी है, तो आए जरा सर इस पे कमेंट्री करते हैं जनाब। अगर सर मैं इस पे कमेंट्री लिखूं तो मैं दो ही बातें यहां लिखूंगा कि देखिए टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ 11 मिलियन को दो हिस्सों में टूटना चाहिए था, टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडर्ड लोन प्राइस, वो ही हमने ऊपर किया है, कोई डिफरेंट नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात यह कि जो रेवेन्यू है वो आगे 2 सालों में बुक होगा, ठीक है ना, 2 स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे बुक होगा। अगर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट होता तो हमें किसी न किसी तरीके से इसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता, लेकिन यहां डिटेल नहीं है, तो मैं लिख रहा हूं ऑल्सो कंसिडर द इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट एज कंसिडरेशन फॉर सपोर्ट एक्टिविटीज, एज द कंसिडरेशन फॉर सपोर्ट एक्टिविटीज फॉर 2 years वुड बी रिसीव्ड इन एडवांस। हमें पैसे तो एडवांस में मिल गए, सर्विस हमने 2 सालों में देनी है, तो देखना चाहिए कि इसमें सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, और अगर है तो उसको अकाउंट फॉर कैसे करना है। डाटा नहीं है तो हम यहां अकाउंट फॉर नहीं कर सकते, सही है जी। हमने सिर्फ एक लाइन की नरेशन लिखनी, और याद रखना प्रैक्टिकली अगर रेवेन्यू स्टेज ऑफ कंप्लीशन में बुक हो रहा हो तो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट को अकाउंट फॉर करना बहुत मुश्किल होता है। तो जनरली एग्जामिनर्स को डिस्कशन तो मांग सकता है, और आप लिखेंगे कि हाँ होना चाहिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे रेवेन्यू बुक हो या एट पॉइंट इन टाइम बुक हो, अगर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है उसको रिकॉग्नाइज होना चाहिए, हमने करना नहीं है, ठीक है जी, सिर्फ डिस्कस करना था। डन। हम सर सेकंड केस पे जाएं। अच्छा जी, हम जा रहे हैं सर सेकंड केस पे। सेकंड केस में कह रहा है जी वो अल्फा को 10 मिलियन का बेचेगा ऑन लीज, ठीक है, लीज पे दे देगा, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर डीलर लीज अप्लाई होगी, सेल बुक होगी जब हम अल्फा को लीज पे देंगे, लेकिन शर्त है कि वो लीज फाइनेंस होनी चाहिए। द रेट इम्प्लिसिट इन द लीज वुड बी 5%। हमने 10 मिलियन का दे दिया, फाइनेंस लीज है सर, क्यों, हमने ये दिमाग बना लिया, हमने 10 मिलियन रिकवर करने कस्टमर से, 5% पे हमने जो है वो रेंटल्स बनाए, ठीक है, विच इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन द मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। अब देखिए रेंटल बने 5% पे, लेकिन डिस्काउंट 12% पे होंगे, क्यों सर, हमारे पास मार्केट रेट 12% है, ताकि हम डे 1 पे लीज रिसीवेबल को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर सकें, और फेयर वैल्यू ऐसे आएगी कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू में लेनी पड़ेगी, किस पे, इफेक्टिव मार्केट रेट के ऊपर, ठीक है। ये कह रहे कस्टमर वुड पे इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एंड पेबल इन एडवांस, ओनरशिप ऑफ अल्फा वुड ट्रांसफर टू द कस्टमर एट द एंड ऑफ 5 years। देखिए ओनरशिप ट्रांसफर होगी, ओनरशिप कंट्रोल का वो नहीं है, आप एसेट दे रहे हो उसको आज, वो उसको यूज करेगा, उसका बेनिफिट लेगा, तो फाइनेंस लीज के हिसाब से आपने टेक्निकली उसको एसेट बेच दिया, लेकिन रेवेन्यू आईफआरएस 15 में रिकॉर्ड नहीं होगा, बल्कि रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा आईफआरएस 16 के हिसाब से, यानी सेल बुक होगी डे 1 पे। तो सबसे पहले तो एक बात बताएं, रेंटल्स हैं कितने सर। अगर हम रेंटल निकालने जाएं, हमारे पास 10 मिलियन रुपए की अमाउंट है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं एक एक बड़े ब्रैकेट बना के, क्योंकि रेंटल एडवांस में, ठीक है जी, 1 - 1 + 5%, रेंटल 5% से बनेगा, डिस्काउंट 12% पे होगा, 5% रेज टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 1.05। देखिए एडवांस में रेंटल होता है तो हमें एक पीरियड उसको आगे लाना पड़ता है, क्योंकि रेंटल ईयर 0 से स्टार्ट हो रहा होता है, प्रेजेंट वैल्यू आती है एक पीरियड पीछे, यानी ईयर 0 से भी एक पीरियड पीछे आ रही होगी, प्रेजेंट वैल्यू -1 पे आ रही होगी, तो हम उसको धक्का दे के आगे लाना पड़ता है। तो मुझे बताएं सर मेरे पास रेंटल क्या आ रहा है, रेंटल मेरे पास आ रहा है सर 2.2। इसी रेंटल की मैं प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालूं, ठीक है जी, 1 - 1 + 12% यानी मार्केट रेट पे, तो सर ये मेरे पास आती है अराउंड 8.88। इसका मतलब ये है कि भैया मुझे डे 1 पे जो सेल बुक करनी है ईयर 0 पे, मैं बुक करूंगा अकाउंट रिसीवेबल या लीज रिसीवेबल डेबिट 8.88, और फिर मैं क्रिएट करूंगा सर सेल्स को 8.88। डन। इमीडिएटली मुझे एक रेंटल रिसीव हो जाएगा पहले दिन, कैश डेबिट कितने से, 2.2 से, और लीज रिसीवेबल क्रेडिट कितने से, 2.2 से।
फिर मैं ओवर द पीरियड सर सूद बुक करूंगा, मैं एक अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाऊंगा, ईयर ओपनिंग रेंटल, क्योंकि एडवांस में रेंटल है, ठीक है जी, एडजस्टेड ओपनिंग, फिर सर मेरे पास इंटरेस्ट और मेरे पास क्लोजिंग। ऐसा तो सर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास सबसे पहले मैं शेड्यूल बनाना शुरू करता हूं, ईयर 1 2 3 4 और 5, ऐसा 5 साल है। सर मेरे पास ओपनिंग बैलेंस 8.88 का है, सर रेंटल मुझे 2.2 का रिसीव हो गया, मेरे पास 6.68 बच गया, इसमें मैंने 12% सूद बुक करना है विच इज 0.8, ठीक है जी। और मेरे पास सर ये क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा अराउंड कोई 7.48। आप इस शेड्यूल को मुकम्मल करते जाएं। रेंटल आ गया 2.2 का, सर मेरे पास बचेगा 5.28, और सर मेरे पास 0.63, और सर ये मेरे पास आएगा 5.92। आप इसको खुद मुकम्मल करते जाएं सर, ठीक है जी। जरूरत नहीं है वैसे, हाँ इसकी इस शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने आपसे मांगा क्या है कि आप उसको रेवेन्यू निकाल के दें, मतलब डिस्कस करें, ठीक है जी। तो आप डिस्कशन में सिर्फ अंग्रेजी भी लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है जी। 3.72, फिर आ रहा है सर मेरे पास 0.45, और ये मेरे पास आ रहा है सर 4.16, ये मेरे पास आ रहा है सर 1.96, ऐसा 0.24, सर मेरे पास 2.2, और अगले साल ये 2.2 जब रेंटल में रिसीव हो जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। अब बताएं मैंने पहले साल के एंड पे क्या करना है, ईयर 1 के एंड, ईयर 1 के एंड पे मैंने एंट्री पास करनी है, लीज रिसीवेबल डेबिट सूद बुक करना है मैंने, ठीक है जी, कितने से 0.8 से, और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितने से 0.8। सब चूंकि एग्जामिनर ने कहा भैया इसकी अंग्रेजी लिखो, तो अंग्रेजी में हम 4-5 पॉइंट्स लिखेंगे। नंबर 1, सेल अंडर दिस ऑप्शन विल बी अकाउंटेड फॉर अंडर IAS 16। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर ने अगर एसेट लीज पे दिया है तो इट विल बी ट्रीटेड एज से, पहला पॉइंट। दूसरा, सेल वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द कमेंसमेंट डेट। सीधी सी बात है, जब आप एसेट हैंडओवर करोगे तब आप सेल बुक करोगे, कंट्रोल ट्रांसफर कर रहे हो, और सेल आप बुक करोगे किस अमाउंट से सर, सर आर्टिफिशियली लो रेट आप चार्ज कर रहे हो, आप रेवेन्यू को बुक करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स निकाल के, ठीक है जी, मार्केट रेट से, और फिर इसी मार्केट रेट से ओवर द पीरियड इंटरेस्ट बुक करोगे। 4 पॉइंट डिस्कशन में, सेल IFRS 16 में बुक होगी, सेल की अमाउंट डिटरमिन होगी सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स निकाल के, ठीक है जी, सेल्स बुक होगी एट द कमेंसमेंट डेट, और रेंटल की प्रेजेंट वैल्यू आप निकालोगे मार्केट रेट से, और मार्केट रेट से ओवर द पीरियड आप फिर इंटरेस्ट बुक करोगे, ठीक है जी। ये देख लीजिएगा, सेकंड केस हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा सर हमारे पास ऑप्शन 3 में कह रहा है जनाब, ईच यूनिट ऑफ अल्फा परचेज करने के लिए, अपॉन परचेज ऑफ ईच यूनिट ऑफ अल्फा, हम कस्टमर को देंगे एक ऑप्शन टू परचेज अनदर यूनिट विद इन 12 मंथ्स एट अ मटेरियल डिस्काउंट ऑफ 25%। यानी सर अब आप एक वाउचर टाइप की चीज देंगे कस्टमर को, जब आप अल्फा बेचेंगे साथ में देंगे एक वाउचर कि भैया ये वाउचर आप इस्तेमाल कर सकते हो, अगले 12 महीने में आओगे आपको अगला अल्फा का यूनिट 75% पैसे दे के मिलेगा, 25% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट 40% कस्टमर्स विल अवेल दिस ऑप्शन। सिर्फ हमें लग रहा है कि 40% कस्टमर इसको अवेल करेंगे। तो देखिए हमारे पास अब 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक अभी गुड्स देनी है आपने, एक फ्यूचर में गुड्स पे आपने देना है एक अच्छा खासा डिस्काउंट, ठीक है जी। यानी सर कुछ पैसे आप फ्यूचर सेल्स के लिए भी आज रिसीव कर, ठीक है जी। अब आए जरा सर इसको मैं आगे लेके चलूं, तो मेरे पास सर केस 3 यार, ऐसा सर केस 3 में मेरे पास जो मैं आज गुड्स दे रहा हूं, गुड्स नाउ, वो है अराउंड 10 मिलियन, ठीक है। और सर जो मैं फ्यूचर में गुड्स दूंगा, इसको मैं आज रिप्रेजेंट कर रहा हूं वाउचर से, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है सर, सर वाउचर की फेयर वैल्यू बड़ी आसान है। अगली दफा एक बंदा 10 मिलियन रुपए की गुड्स लेने आएगा, 25% पैसे हमसे उससे आज ही ले रहे हैं, लेकिन चांस है कि सिर्फ 40% लोग इसको अवेल करेंगे। तो 1 मिलियन रुपए की तकरीबन आपने सर फ्यूचर के पैसे आज आपने ले लिए कस्टमर से, ये हो गए 11 मिलियन रुपए। इस 11 मिलियन के आपने चार्ज कितने किए, इस 11 मिलियन के आपने चार्ज कितने किए सर, ट्रांजैक्शन प्राइस मेरे पास 10 मिलियन। तो ये ट्रांजैक्शन प्राइस इन दोनों में एलोकेट करने, गुड्स नाउ में और गुड्स जो आपको फ्यूचर में मिलनी है, सर ये आ जाएगा 9.09। इस रेशो में ना 10 को तोड़ना है, इस 10 को, ठीक है, 9.09 और 0.91, ऐसा ये आ गया सर मेरे पास 10 रुपीज।
तो बताएं सर मैंने क्या किया होगा, मैंने डे 1 पे ईयर 0 पे बुक की होगी सेल, सर कैश डेबिट 10 रुपए से, फिर सर मेरे पास सेल्स या रेवेन्यू क्रेडिट कितने से 9.09, और मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कितने से 0.91। ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जब मैं खत्म करूंगा, जब मुझसे कस्टमर गुड्स लेने आएगा सब्सिक्वेंटली, जब वो सब्सिक्वेंट परचेज करने आएंगे, ठीक है जी। अब देखिए इसके अंदर 4-5 बॉन्ड पॉइंट जो डिस्कशन में डालने थे वो ये डालने थे कि प्रॉमिस टू प्रोवाइड डिस्काउंट इन फ्यूचर इज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, गुड्स नाउ एंड गुड्स टू बी डिलीवर इन फ्यूचर, ठीक है। स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ द वाउचर वो कैलकुलेट करना बहुत आसान था, 10 मिलियन की गुड्स पे 25% का डिस्काउंट था और सिर्फ 40% कस्टमर लेके जाएंगे, तो ये 1 रुपया बनता है सर, ठीक है जी। 10 मिलियन की टोटल कंसिडरेशन है, 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैं, आपने दोनों को स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस यानी फेयर वैल्यू के उसमें एलोकेट करना है, 10 और 1, ठीक है जी, 10 एंड 1 के रेशो में आपने उसको एलोकेट करना था। रेवेन्यू फ्रॉम अल्फा वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट 9.09 इमीडिएटली, रिमेनिंग 0.91 दोनों में से जो जल्दी हो जाए उस पर आप बुक करोगे, या तो कस्टमर गुड्स लेने आ जाए एक्साइज कर ले, या 12 महीने गुजर जाए तो आप इसको अमाउंट को भी रेवेन्यू में डाल दोगे। देखिए 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ट्रीट करना है उस चीज को जो आप फ्यूचर में गुड्स देने वाले हो, पैसे आप उसके आज ले चुके। नंबर 2, उस डिस्काउंट वाउचर की फेयर वैल्यू निकालनी, गुड्स आज और डिस्काउंट वाउचर दोनों में एलोकेट करना है 10 मिलियन को, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, दूसरा पॉइंट डिस्काउंट वाउचर की फेयर वैल्यू निकालें, तीसरा पॉइंट डिस्काउंट वाउचर की फेयर वैल्यू और फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स में 10 मिलियन को एलोकेट कर दें। चौथा पॉइंट रेवेन्यू बुक करें, गुड्स का जो अल्फा आपने बेचा है उसका इमीडिएटली रेवेन्यू बुक कर लें। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक करें उस अमाउंट की जो आपने रिसीव कर लिया एडवांस में, जिसके गुड्स आपने फ्यूचर में देने, और याद रखिएगा फ्यूचर में जब आप गुड्स दोगे उस बंदे को तो आपने इस 0.91 को रेवेन्यू में लेके जाना है, या एक्सपायर हो जाए आपका वो टाइम, जैसे 12 महीने का टाइम हमने दिया है ऑप्शन एक्साइज करने का, वाउचर एक्साइज करने का, वो एक्सपायर हो जाए तो उस पर आपने अमाउंट रेवेन्यू में ले जानी है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं जनाब, हम चौथे केस में जा रहे हैं सर। अगर मैं चौथे केस पे हूँ, ये आखिरी केस है सवाल का, और ये पास पेपर का आखिरी सवाल है जो IFRS 15 का, बाकी था हमने सारे पास पेपर्स क्लास में अटेम्प्ट किए, ठीक है। कस्टमर विल बी गिवन एन ऑप्शन टू कस्टमाइज टू गेट अ कस्टमाइज वर्जन ऑफ अल्फा। हमने कस्टमर को कहा भाई हम आपको कस्टमाइज वर्जन ऑफ अल्फा दे रहे हैं, नया ब्रांड न्यू नए स्टाइल, ठीक है जी। द प्राइस ऑफ विच विल वेरी इन ईच केस, हर एक केस में प्राइस वेरी करेगी क्योंकि कस्टमाइजेशन हम कर रहे हैं, ठीक है जी। द कस्टमर वुड बी रिक्वायर्ड टू पे एंटायर अमाउंट इन एडवांस, बाबू सारे पैसे शुरू में ले लिए हमने कस्टमर से, ठीक है। फिर दिस मशीन कुड नॉट बी सोल्ड टू अदर कस्टमर्स, हमारी प्रैक्टिकल एबिलिटी टू डायरेक्ट दिस एसेट टू अनदर कस्टमर खत्म हो चुकी है, जिस बंदे के लिए बन रहा है उसी के लिए बन रहा है, तो आप रेवेन्यू स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे बुक करेंगे। हाँ, अगर 2 कंडीशंस पूरी होती हैं, देखें 3 कंडीशंस थी जो स्टैंडर्ड ने दी थी, आप परफॉर्म करो, कस्टमर उसका बेनिफिट इमीडिएटली ले, स्टेज ऑफ कंप्लीशन यूज करो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। दूसरी चीज थी कि आप जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो कस्टमर के लिए वो ऑलरेडी कस्टमर के कंट्रोल में हो, जैसे उसकी जमीन पे था, एसेट बना रहे थे उसके कंट्रोल में था। तीसरा जो मसला था ना वो ये था कि हम अपने पास एसेट बना रहे हैं, अपने घर पे बना रहे हैं, अपनी जमीन पे बना रहे हैं, अपनी फैक्ट्री में बना रहे हैं, अपने जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में बना रहे हैं, ठीक है जी, अपनी अपनी जो है वो इन हाउस फैक्ट्री के अंदर बना रहे हैं, एसेट कस्टमर का। सर स्टैंडर्ड कहता है जनाब आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन या यूज कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिकल एबिलिटी या कॉन्ट्रेक्चुअल एबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड हो कि आप इस एसेट को किसी दूसरे बंदे को दे सको। अगर नहीं दे सकते आप रेवेन्यू स्टेज ऑफ कंप्लीशन में बुक करो, लेकिन जितना काम आप कर चुके हो उसका आपके पास लीगली इन्फोर्सेबल राइट होना चाहिए कि जितना काम मैं कर चुका हूं उसके पैसे मुझे मिल सकते हो। यहां आपने पैसे ले लिए एडवांस, या एसेट आप किसी दूसरे बंदे को डायरेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो इसका मतलब है सर आगे वो कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग एवरेज 3 महीने में बनेगी, तो सर मुझे रेवेन्यू को बुक करना चाहिए ओवर 3 मंथ, यहाँ स्टेज ऑफ कंप्लीशन अप्लाई होना चाहिए। अब देखिए इसमें कोई जो है वो नंबर्स नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी आपने लिखनी है इसमें, और अंग्रेजी में सर आपने ये पॉइंट्स कवर करने। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर टाइम, क्यों? क्योंकि हम कोई ऐसा एसेट जनरेट नहीं कर रहे जिसका ऑल्टरनेटिव यूज हो, कस्टमर के अलावा किसी और बंदे को ये नहीं दे सकते। और दूसरा इसी की सब कंडीशन क्या थी कि हमारे पास एक इन्फोर्सेबल राइट है पेमेंट का, जितना हमने काम कंप्लीट कर लिया, और सबसे अच्छी बात है हमने पैसा एडवांस में रिसीव कर लिया, ठीक है जी। तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे डिटरमिन होनी चाहिए सर? आउटपुट मेथड से या इनपुट मेथड से, जो आपको बेहतर लगे, लेकिन रेवेन्यू स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे बुक होना चाहिए, क्योंकि आप जो एसेट प्रोड्यूस कर रहे हो कस्टमर के लिए उसका कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है, आपकी प्रैक्टिकल एबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है किसी और को देने में,
क्योंकि एसेट इतना कस्टमाइज्ड है कि किसी और के इस्तेमाल में नहीं आएगा। नंबर 2, उस बंदे की कस्टमर से जो आपने पैसे लेने परफॉर्मेंस के, वो आपके जो है वो राइट एस्टेब्लिश्ड है, आपको इनफैक्ट वो एडवांस दे के चला गया, आपका लीगली इन्फोर्सेबल राइट है कि जितना काम आप कर चुके हो, अगर कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेगा तो आपको पैसे मिलेंगे, इनफैक्ट मिल चुके हैं। तो यहाँ रेवेन्यू बुक होना चाहिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे। सर देख लीजिएगा इस पास पेपर के सवाल को भी। थैंक यू वेरी मच।